सबसे महंगी और सबसे कीमती चीज आज़ादी है और तारीख बताती है कि इंसान ने हर मोड़ पर इसकी पूरी कीमत अदा की है। ऐसी तल्ख और हकीकत पर मबनी बातें कृष्णचंद्र के कलम से ही निकल सकती थी। कृष्णचंद्र का दिमाग एक ऑटोमेटिक मशीन था। उनके अफसानों, नावलों और ड्रामों ने आलमी शोहरत हासिल की। सादत हसन मंटो और राजेंद्र सिंह बेदी जैसे हम असर अफसाना निगारों के दरमियान अपनी एक ऐसी शनाख्त बनाई जो उर्दू अदब में कम ही अफसाना निगारों के हिस्से में आई है। कृष्णचंद्र एक ऐसे कलमकार थे जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फसादात को देखा और इस पर अपना कलम उठाया। उनका मकबूल आम अफसाना हम वहशी हैं इसी फिक्र की तर्जुमानी करता हुआ नजर आता है। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। काके की माँ, जानती हो इस दुनिया में सबसे कीमती शय कौन सी है? सोना? माँ ने जवाब दिया, नहीं, आज़ादी काके दी माँ। इस दुनिया में सबसे महंगी और सबसे कीमती चीज आज़ादी है और तारीख बताती है कि इंसान ने हर मोड़ पर इसकी पूरी कीमत अदा की है। औरत की आज़ादी और इख्तियार देने की बात दुनिया में सभी करते हैं, लेकिन इस पर अमल आम मुआशरों में कम ही होता है। मर्द के पास तो बहुत कुछ होता है, उसके दोस्त होते हैं, उसका काम होता है, एक बहुत बड़ी फैली हुई और वसी दुनिया होती है, लेकिन औरत के पास तो सिर्फ उसका घर होता है। मेरी यादों के चिनार के ये आखिरी जुमले इस नॉवेल का निचोड़ है। ऐसी तल्ख और हकीकत पर मबनी बातें कृष्णचंद्र के कलम से ही निकल सकती थी। उर्दू के मारूफ अफसाना निगार कृष्णचंद्र 23 नवंबर 1914 को पैदा हुए। उनके वालिद गोरी चंद्र एक डॉक्टर थे। उनका बचपन कश्मीर में गुजरा था और कश्मीर उनकी तबीयत में रच बस गया था। कृष्णचंद्र का कलम बचपन से अपने जौहर दिखाने को मचलता था। ये जौहर उनको कुदरत ने ही अता किया था। इसका सबूत उन्होंने अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में लिखे मजमून मास्टर बाकी नाम में दिया है। बाद में उनके अफसानों, नावलों और ड्रामों ने आलमी शोहरत हासिल की। पढ़ने का शौक कृष्णचंद्र को अपने वालिद गोरी शंकर से विरसे में मिला था। कृष्णचंद्र के वालिद डॉक्टर गोरी शंकर तासुब से पाक, बावकार, शफीक, संजीदा और कमगो इंसान थे। उनकी शरीके हयात यानी कृष्णचंद्र की वालिदा अमर देवी भी एक तालीम याफ्ता खातून थी। कृष्णचंद्र के वालिद डॉक्टर गोरी शंकर को फ़नून लतीफ़ा से बहुत दिलचस्पी थी, जबकि उनकी अहलिया अमर देवी को कहानियाँ और शायरी पसंद न थी। वो किस्से कहानियों को अच्छा नहीं समझती थी। दिल्ली में क़याम के चंद बरस बाद 1951 में डॉक्टर गोरी शंकर का इंतकाल हो गया, जबकि अमर देवी 1969 तक हयात रही। कृष्णचंद्र ने आराम व आसाइश के साथ अपना बचपन गुजारा। उनके वालिद मेडिकल ऑफिसर थे। रुपए पैसे की कमी न थी, हर सहूलत उन्हें हासिल थी। उनके भाई मंदिरनाथ मशहूर फास्ट बॉलर थे। कृष्णचंद्र को भी क्रिकेट का बहुत शौक था और उन्हें बहुत पसंद थी और वो अच्छे प्लेयर भी थे। इसके अलावा उन्हें ड्रामों में काम करने का भी बहुत शौक था। गाने में भी दिलचस्पी रखते थे। पेंटिंग्स करना भी कृष्णचंद्र का एक शौक था। हाई स्कूल में थे कि शायरी का शौक चढ़ा और कुछ अशार लिखकर अपने उस्ताद दीनानाथ शौक को दिखाए। उन्होंने मजाक उड़ाया और कहा कि तुम शायरी का ख्याल जहन से निकाल दो। कृष्णचंद्र ने पहलवानी भी की। इनके वालिद दोनों भाइयों को अखाड़े में भेजा करते थे। कृष्णचंद्र भी कुश्ती लड़ने में दिलचस्पी लेते, मगर एक बार अपने भाई से ऐसा हारे कि पहलवानी तर्क कर दी। 1957 में कृष्णचंद्र ने सलमा सिद्दीकी से शादी की। 1962 में दोनों ने बंबई में सकूनत इख्तियार कर ली। सलमा सिद्दीकी माहिर तालीम प्रोफेसर राशिद अहमद सिद्दीकी की साहबजादी थी। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया और बाद में इसी यूनिवर्सिटी के विमेन कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। सलमा सिद्दीकी कृष्णचंद्र से 18 साल छोटी थी। उनकी वफात चंद साल कबल 13 फरवरी 2017 को हुई। कृष्णचंद्र गालिबन सबसे पहले अफसाना निगार हैं जिनकी जिंदगी में ही
उन पर किसी तालिब इल्म ने पीएचडी की डिग्री के लिए थीसिस लिखा। कालू भंगी, महालक्ष्मी और टूटे हुए तारे जैसे शाहकार अफसाने सफ़ाए करतास पर उतारने वाले कृष्ण की खूबी यह है कि उन्होंने सादत हसन मंटो और राजेंद्र सिंह बेदी जैसे हम असर अफसाना निगारों के दरमियान अपनी एक ऐसी शनाख्त बनाई जो उर्दू अदब में कम ही अफसाना निगारों के हिस्से में आई है। कृष्ण चंद्र के हम असर मारूफ लिखारी ख्वाजा अहमद अब्बास अपने एक मजमून में उनके बारे में लिखते हैं कि मुलाकात से पहले मैंने कृष्ण चंद्र की तस्वीर मुख्तलिफ रसालों में देख रखी थी, जिनमें बहुत हैंडसम दिखता था। बड़ी बड़ी चमकीली आंखें, ऊंची पेशानी, काले घने और कुछ घुंघराले बाल, कोट पतलून टाई में काफ़ी स्मार्ट लगता था। मैं सोचता ये कहाँ का इंसाफ है कि एक आदमी की इतनी अच्छी सूरत भी हो और उसके कलम में इतना जादू भी हो कि जो पढ़ने वाला और पढ़ने वालियां सिर्फ उसके अफसाने पढ़कर ही उस पर आशिक हो जाएं। वो अपनी शक्ल सूरत से रोमांटिक फिल्मों का हीरो लगता था। और फिर वो वक्त भी आया कि हमारी दोस्ती हो गई और मैं भी दिल से उसकी कदर करने लगा। एक बार मैं और सरदार जाफरी मॉस्को गए तो वहाँ से कृष्ण चंद्र को तार पे तार भेजे कि आप भी चले आओ। वहाँ मॉस्को यूनिवर्सिटी के एशियाई तालिब इल्मों ने हमें दावत दी थी कि उर्दू अदब पर बातचीत करें। 100-125 नौजवान लड़के और लड़कियां जो हमें सुनने आए वो सब उर्दू या हिंदी पढ़ रहे थे। जब मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर चुका तो उन्होंने सवाल करने शुरू किए। सवाल करने वालियां ज़्यादातर लड़कियां थीं और उनके सवाल ज़्यादातर कृष्ण चंद्र के बारे में थे। उन्होंने उसकी सारी किताबें पढ़ी हुई थीं। उसके हर अफसाने के किरदार उन्हें ज़ुबानी याद थे और जिस तरह वो उसका जिक्र कर रही थी उससे साफ जाहिर था कि वो उनका पसंदीदा हिंदुस्तानी अदीब है। वो इसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। उसकी नई किताब कौन सी शाया होने वाली है, आजकल वो क्या लिख रहा है, क्या उसकी शादी हो चुकी है, उसके कितने बच्चे हैं। इन सवालों का जवाब देते देते मैं जलन महसूस करने लगा। और फिर हम मॉस्को की एक लाइब्रेरी में गए और वहाँ की लाइब्रेरियन ने हमें बताया कि हिंदुस्तान के जिन अदीबों की किताबें रूसी जुबान में तर्जुमा होकर शाया हुई हैं उनमें कृष्ण चंद्र की किताबें सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। रीडिंग रूम में एक नौजवान लड़की जो किसी कारखाने में काम करती थी बैठी कृष्ण चंद्र की एक किताब पढ़ रही थी। सरदार जाफरी ने पूछा, कॉमरेड, क्या तुम्हें यह मुसन्निफ पसंद है? रूसी लड़की ने बड़े जोश से जवाब दिया, बहुत पसंद है। और कई और लड़के लड़कियों ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, वो हमारा महबूब अदीब है। और सरदार जाफरी ने उन जोशीली लड़कियों को छेड़ने के लिए कहा, मुझे तो कृष्ण चंद्र की कहानियां कोई खास पसंद नहीं है। लिखता अच्छा है मगर उसका नुक्ता नज़र सरासर रोमांटिक है, तभी तो हम उसे पसंद करते हैं, एक लड़के और लड़की ने हमजुबान होकर कहा। उसकी शोहरा आफाक कहानी पूरे चांद की रात में कश्मीर की तमाम खूबसूरतियां यकजा दिखाई देती हैं। ना सिर्फ कश्मीर की वादी का कुदरती हुस्न बल्कि वहाँ की आवाम के मोहब्बत भरे दिल का अंदरूनी हुस्न। ऐसी कहानी वही लिख सकता है जो ना सिर्फ हुस्न बल्कि जिंदगी से प्यार करता हो। इस कहानी से पता चलता है कि कृष्ण चंद्र दरअसल एक शायर है, अगरचे वो शेर नहीं कहता। कृष्ण चंद्र ने अपना बचपन कश्मीर में गुजारा। उसकी कहानियों पर कश्मीर के हुस्न की गहरी शायराना छाप है। उसने कश्मीर के बारे में कितनी ही खूबसूरत कहानियां लिखी हैं। यही नहीं कि कश्मीर की जिंदगी ने उसको अफसानवी मवाद दिया है, बल्कि ऐसा लगता है कि उसकी अपनी शख्सियत में और उसके अदबी स्टाइल में कश्मीर का कुदरती हुस्न रच बस गया है। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर और कश्मीर की याद ने उसकी कितनी ही कहानियों को इंस्पायर किया है। मगर कश्मीर के हुस्न के अलावा जिस चीज़ ने कृष्ण चंद्र को अफसाना निगार बना दिया वो एक बीमारी थी जिसने कई महीने तक इसे बिस्तर पर लेटाकर एक कमरे में कैद कर दिया। न स्कूल जा सकता था, न दोस्तों के साथ खेल कूद में शरीक हो सकता था। कितने ही दिन तो इतनी ताकत भी न थी कि किताब पढ़ सके। ऐसी हालत में वो खुद ही अपना रफीक तन्हाई था।
पलंग पर लेटे लेटे कमजोरी से आंखें बंद किए वो घंटों सोचता रहता, मौत और जिंदगी के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, कश्मीर के कुदरती हुस्न के बारे में, वो हुस्न जो उस खिड़की के बाहर हद्दे उफक तक फैला हुआ था, और उन गरीब कश्मीरियों के बारे में जो गंदे चीथड़े पहने भारी बोझ पीठ पर लादे पहाड़ी रास्तों पर चलते नजर आते थे। और उसके दिल ने जो बीमारी के कारण अपने दुख और दर्द से भरा हुआ था, सारी दुनिया का दुख और दर्द अपने अंदर समेट लिया। कृष्णचंद्र ने सैकड़ों कहानियां लिखी हैं, कश्मीर की सुंदर वादियों से लेकर बंबई की गंदी चालों और महालक्ष्मी के पुल तक उसकी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। उसने एक्स्ट्रा गर्ल की कहानी भी लिखी है, और उस लाल बाग की कहानी भी जहां इंसान ने इंसान का खून गिराया, और पूरे चांद की रात की मधुर प्रेम भरी कहानी भी। यहां तक कि जब वो दुनिया की हर चीज की कहानी लिख चुका तो उसने कहानी की कहानी भी लिख डाली। कृष्णचंद्र का दिमाग एक ऑटोमेटिक मशीन था, एक ऐसी मशीन जिसकी पकड़ में आकर उसका हर तजुर्बा और मुशाहिदा, उसका हर दुख और हर सुख, उसका हर दोस्त और दुश्मन किसी कहानी के सांचे में ढल जाता था। कृष्णचंद्र उर्दू में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अदीब हैं। लिखा भी उन्होंने बहुत है। इस दुनिया में जुल्म था, बेबसी थी, गुर्बत व अफलास के घिनौने मंजर थे, नाइंसाफियों से तड़पती हुई सिसकियां लेती इंसानी रूह थी, लालच, नफरत, मजहबी तफरीक, रंगो नस्ल और जात पात का तासुब था, मकरू सियासत की शर्मनाक कारस्तानियां थी, मायूसी, नाउमीदी और महरूमियों के घटाटोप अंधेरे थे। मगर इसी दुनिया में सरसब्ज वादियां भी थी, फूलों से लदी शाखें भी थीं, चनार के दरख्तों को छूकर गुजरती हुई ठंडी हवाओं के झोंके भी थे, पहाड़ी ढलानों की आजाद पगडंडियों से गुजरती हसीन दोशीजाओं की दबी दबी हंसी और सरगोशियां भी थीं, शिकारे में तैरते हुए जवान दिलों की धड़कनें भी सुनाई देती थी। इन सब के साथ ये दुनिया बनी नौ इंसान की अजमतों के तरानों से गूंजती थी, उम्मीदों के गीत सुनाती थी, आशाओं के दीप जलाती थी, लड़खड़ाते हुए हौसलों को सहारा देती थी, और जिंदगी की नाहमवारियों और इसके मुज़हिक पहलुओं पर कहकहे लगाकर सही सलामत गुजर जाने की ताकत भी बख्शती थी। कुल मिलाकर यही था कृष्णचंद्र का फिक्शन। कलम को रोजी रोटी का जरिया बनाना या उसके जरिए बुलंदियों को छूना कोई ऐब या चोरी नहीं है। कृष्णचंद्र चूंकि बिस्यार नवीस थे, इसलिए उनके अदबी सरमाए में 32 अफसानवी मजमुए, 27 नावल, 7 ड्रामों के मजमुए, 11 बच्चों की किताबें मौजूद हैं, जिन्हें मुख्तलिफ इदारों ने शाया किया। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उनके 32 अफसानवी मजमुए शाया हुए हैं, जिन पर हम एक नज़र डालें तो तलिस्मे ख्याल, नज़ारे, हवाई किले, घूंघट में गोरी जले, जिंदगी के मोड़ पर, नगमे की मौत, पुराने खुदा, अंदाता, हम वहशी हैं, टूटे हुए तारे, 3 हुंडे, अजंता से आगे, एक गिरजा एक खंदक, समुंदर दूर है, शिकस्त के बाद, नए गुलाम, मैं इंतजार करूंगा, मज़ाहिया अफसाने, 1 रुपया 1 फूल, किताब का कफन, दिल किसी का दोस्त नहीं, कृष्णचंद्र के अफसाने, मुस्कुराने वालियां, सपनों का कैदी, मिस नैनीताल, 10वां पुल, गुलशन गुलशन ढूंढा तुझको, आधे घंटे का खुदा और उलझी लड़की काले बाल तक रसाई होती है। इक्तसादी मसलों के हल के लिए कृष्णचंद्र को इतने ढेर सारे अफसाने लिखने पर मजबूर होना पड़ा। जाहिर है इतने सारे अफसानों में कृष्णचंद्र की आला फिक्री और फन्नी सलाहियत पूरी तरह उभर के सामने कैसे आती। लेकिन जिन अफसानों में कृष्णचंद्र का अपना मखसूस लबो लहजा, उस्लूब, आर्ट और फन पूरे आबोताब के साथ जलवागर हुआ है, उनके मुताले के बाद ये कहा जा सकता है कि कृष्णचंद्र ऐसे खुशनसीब अफसाना निगार हैं जिन्होंने अपने उस्लूब, आर्ट और फन के साथ साथ अपने तजर्बे और मुशाहिदे के शानदार इजहार के बिना पर
अपने पहले ही अफसाने की इशाअत के बाद शोहरत हासिल कर ली। कृष्णचंद्र ने 22 नावल लिखे हैं। इनमें शिकस्त, जब खेत जागे, एक गधे की सरगुज़िश्त, सड़क वापस जाती है, मेरी यादों के चिनार, गधे की वापसी, एक औरत हजार दीवाने, फुटपाथ के फरिश्ते खास अहम माने जाते हैं। कृष्णचंद्र अपनी कहानियों के लिए मौज़ूआत अपनी जीती जागती दुनिया और उसके गिरदोपेश से मुस्तार लेते थे। कृष्णचंद्र एक ऐसे कलमकार थे जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फसादात को देखा और इस पर अपना कलम उठाया। उनका मकबूल आम अफसाना हम वहशी हैं इसी फिक्र की तर्जुमानी करता हुआ नजर आता है। कृष्णचंद्र एक हसास दिल रखते थे, इसलिए उनकी तहकीकात में इंसानी जज्बात की नुमायां मिसालें देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि वो हर वक्त मुआशरे के कर्ब और बेचैनी से हमकिनार रहते और इसके मौज़ूआत को अपनी तख्लीकात में जगह देते। वो एक ऐसे समाज की तख्लीक करना चाहते थे जिसमें इंसानियत को सबसे बड़ा मजहब तस्लीम किया जाए। कृष्णचंद्र की तहरीरें जिंदा व जावेद हैं। उन्होंने अपनी काविशों से उर्दू अदब में पैदा होने वाले खला को पुर करके अपना नाम फिक्शन की दुनिया में हमेशा के लिए महफूज कर लिया। उन्होंने ना सिर्फ अफसाने लिखे बल्कि उन्होंने ड्रामे भी तहरीर किए। जब वो रेडियो की मुलाजमत करते थे, इसी दौरान उन्होंने रेडियाई ड्रामे भी तहरीर किए जिनका मजमुआ दरवाज़ा के नाम से शाया हुआ। उनका सबसे कामयाब ड्रामा सराय से बाहर है, जिस पर एक फिल्म भी बनाई जा चुकी है। उनका एक और ड्रामा कुत्ते की मौत तंज के एतबार से बेहतरीन ड्रामा तस्लीम किया जाता है। कृष्णचंद्र का नावल शिकस्त एक तवील अफसाना है जिसमें उन्होंने मंजर निगारी, दिलकश अंदाज़े बयां, खूबसूरत तहरीर के जौहर दिखाए हैं। उनकी तहरीरों में कश्मीरी तहजीब, नर्म दिली, सादगी जगह जगह पर नज़र आती है। वो कश्मीर की फ़िज़ा और माहौल से काफ़ी मुतासिर नज़र आते हैं। बहुत सारे छोटे बड़े इनामात और एजाज़ात के अलावा कृष्णचंद्र को अक्टूबर 1922 में हिंद सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड और जनवरी 1969 में पद्म भूषण के खिताब से भी नवाजा गया। दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक के दौरे भी उन्होंने किए, जिनमें 1927 में पृथ्वीराज के साथ चीन, 1981 में रूस, 1927 में हंगरी वगैरह काबिले जिक्र हैं। दुनिया की बेशतर बड़ी जुबानों में खासकर अंग्रेजी, रूसी, चीनी, फारसी, जर्मन, फ्रांसीसी वगैरह में कृष्णचंद्र की तख्लीकात का तर्जुमा उनकी जिंदगी में हुआ। अलगरज कृष्णचंद्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो अपने कारी को अपने साथ एक दिलचस्प दुनिया में ले जाते हैं जहां वो उसको रंग बिरंगे नज़ारे दिखाते हैं। इसी वजह से कृष्णचंद्र को हमेशा हर तरह के लोग पढ़ते हैं और आज भी मुख्तलिफ इशाअती इदारे उनकी तसानीफ को तवातर से छापते रहते हैं। हकीकत यह है कि कृष्णचंद्र ने अफसानवी दुनिया में जो एक मयार और वक़ार कायम किया, वो इतना कीमती सरमाया है जो वो पीछे छोड़ गए हैं। इन पर हम जिस कदर फ़ख्र करें कम है। 8 मार्च सन 1977 को मुंबई में अदब बराए बतख के उन्वान से एक तंजिया मजमून लिख रहे थे। अभी एक जुमला ही लिखा था। वो जुमला कुछ यूं था कि नूरानी को बचपन से ही पालतू जानवरों का शौक था। कबूतर, बंदर, रंग बिरंगी चिड़ियां, बस इतना ही लिखा था कि दिल की धड़कनें बंद हो गईं और उर्दू अदब का अजीम लिखारी वफात पा गया। उम्मीद है आपको कृष्णचंद्र की कहानी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।